हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज फिर से जो क्राउन है उसके हिस्ट्री चैप्टर को, हिस्ट्री का जो प्राचीन भारत चल रहा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत यानी इतिहास 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ओके। अब प्राचीन भारत के जो स्रोत है, स्रोत, जैसे प्राचीन भारत में जो चैप्टर है, पहले हम चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर है जो आप लोगों ने 2 दिन पढ़ाई किया है, उसमें याद है कि नहीं है। आप लोग देखिए, प्राचीन भारत में पहला चैप्टर स्रोत, दूसरा आदि मानव, तीसरा सिंधु घाटी, चौथा वैदिक सभ्यता, ठीक है। पाँचवा धर्म एवं दर्शन, छठा हो जाएगा आपको मगध, महाजनपद, सातवां मगध, आठवां आपको कौन सा वंश हो गया, मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य उत्तर। उसके बाद आपको मध्य एशिया से संपर्क, उसका गुप्तोत्तर और दक्षिण भारत का उदय। देखिए इस तरह से जो कुछ छूटा भी होगा तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन सा था इसमें, आइए कौन कौन सा था। स्रोत हो गया आदि मानव, प्रस्तर युग, सिंधु घाटी, वैदिक काल, धर्म एवं दर्शन, महाजनपद, मगध, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, मध्य एशिया से भारत का संपर्क, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर और दक्षिण भारत का इतिहास। ओके। चलिए अभी आपको प्राचीन भारत में 13 चैप्टर है। जब तक प्राचीन भारत पूरा खत्म नहीं होगा तब तक यह हम आपको चैप्टर गिनाते रहेंगे। आपको एकदम जेहन में बैठ जाएगा चैप्टर, और जहाँ भी कोई भी बात खुलेगा तुरंत आपको पहले चैप्टर याद आना चाहिए कि हाँ ये फलाने चैप्टर से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो यह हो गया स्रोत। स्रोत में कौन कौन स्रोत था, याद है। 2 तरह का स्रोत, 2 प्रकार के स्रोत हम लोग चर्चा किए थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा था, तो साहित्यिक में एक देशी था, देशी साहित्यिक, और साहित्यिक में देशी विदेशी, ठीक है। साहित्यिक में देशी विदेशी था। देशी वाला में कौन कौन सा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या एक बार रिवाइज कर लीजिए। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य था। उसके बाद राजा के द्वारा लिखा गया साहित्य था। क्लियर। और उसके बाद आपको जो ब्राह्मण साहित्य में भी बहुत सारे थे, जिसमें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण ये सब आता है, ठीक है। बौद्ध का, जैन का, तो ये सब साहित्य जो है आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, दीप महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, महाविभास, भूचरित्र, ये सब क्या हो गया आपको, बौद्ध साहित्य हो गया। जैन साहित्य कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचरांग, ठीक है। अब ऐतिहासिक में राजतरंगिणी, कलहन का, पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, ये सब था, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। चलिए आज और कल और एक में सेकेंड में हम लोग क्या देखे थे, विदेशी के लिए। विदेशी में कौन कौन सा था, याद कर लीजिए। विदेशी में था आपको विदेशी में था यूनान था 1 नंबर। दूसरा नंबर में रोमन, तीसरा नंबर में चीनी, चौथा नंबर में अरब, और एक ठो और था आपको तारानाथ जो थे वो आपको तिब्बत के थे।
तिब्बत के थे। ठीक है, तो 5 गो हो गया। तो ये 4 गो 5 गो आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है। यूनान में कितने थे? तो 5 इसमें थे, 1 चीनी में 3, अरब में 2, इसमें 1। ऐसा आपको लेखक में इसमें आपको कौन था? हेरोडोटस, उसके बाद मेगास्थनीज, उसके बाद एगो अज्ञात लेखक था, उसके बाद आपको एस्ट्रेबो था, टॉलमी था, टॉलमी पहले आता है, टॉलमी, उसके बाद एस्ट्रेबो। ठीक है। रोमन में प्लिनी था, उसका चीनी में कौन कौन लेखक था? चीनी में लेखक याद कीजिए, कौन कौन लेखक था? तो था हेनसंग था, फाहियान था, और उसके बाद इतिसन था। क्लियर? ओके, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अरबी में 2 गो था। तो एक सुलेमान और एक अलबरूनी था। और तिब्बत का क्या नाम था? तारानाथ। चलिए, तो ये आपको एक रिवाइज हो गया कि हाँ कौन कौन सा था। अब हम इसमें देखेंगे ऐतिहासिक जो साहित्य था उसके कुछ तथ्य इसमें दिया हुआ है क्राउन में, तो उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, चलिए, कलहन की राजतरंगिणी साहित्य स्रोत में हम क्या देख रहे थे? ऐतिहासिक में था राजतरंगिणी, ऐतिहासिक स्रोत में था, ऐतिहासिक साहित्य में था ना राजतरंगिणी। तो कलहन की राजतरंगिणी जो है वह संस्कृत भाषा में था। पहली बार ऐतिहासिकता का झलक इसी ग्रंथ में मिलता है। देखिए, कलहन जो था, कलहन क्या लिखा था? राजतरंगिणी, कलहन राजतरंगिणी। और वह कौन सा भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। तो आपको कलहन राजतरंगिणी, इसको नोट्स बनाइएगा, इस तरह से लिखते जाइएगा कि कलहन राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में, संस्कृत, इसी में पहली बार आपको ऐतिहासिकता का झलक मिलता है। अच्छा, चलिए अब देखिए, महावंश, दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ थे। दक्षिणी बौद्ध मत। अब देखिए, दीपवंश और महावंश कौन सा में था? तो बौद्ध ग्रंथ में था, बौद्ध साहित्य में। क्लियर? ये तो याद रहेगा ना। तो यह दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। कौन कौन? दीपवंश और महावंश। ओके, आपको विनय पिटक भी, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ललित विस्तार, दिव्य बदान, बुद्ध चरित, महाविभास। लेकिन जो ये दोनों था, महावंश और दीपवंश, ये कौन सा था? दक्षिणी बौद्ध मत के थे। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। देखिए, ललित विस्तार कहाँ हो गया आपको? ललित विस्तार नेपाल हो गया, और ये हो गया दक्षिण। 2 गोता पैसे निकल गया, ललित विस्तार नेपाल का, और दीपवंश महावंश ये हो गया दक्षिणी बौद्ध। उसके बाद विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये रह गया आपके पास। बुद्ध चरित हो गया और महाविभास जातक हो गया। क्लियर? चलिए, पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। पाणिनि, यहाँ पर देखिए, पाणिनि क्या हुआ?
पाणिनि, ठीक है। तो पाणिनि ने क्या किया कि पहले अष्टाध्यायी की रचना की, संस्कृत व्याकरण। तो पाणिनि में अष्टाध्यायी हो जाएगा, अष्ट, बस इतना ही लिखना है, संस्कृत व्याकरण। ये नोट्स में बस इतना ही लिखना है। नोट्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स इस तरह से बनाइए कि आपका नोट्स कोई दूसरा नहीं पढ़ सके, केवल आप ही को पढ़ने आ जाए कि हाँ यह नोट्स जो है आप ही पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं पढ़ पाए। इस तरह का नोट्स बनाना है। तो केवल उसमें लिखना है पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, हो गया। और इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। यहाँ मौर्य काल भी लिख दीजिए, सुबह मौर्य, बस मौर्य हो गया। ये आप ही जानिएगा, शॉर्ट जो है शॉर्ट फॉर्म है जो केवल आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान पाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। पतंजलि पतंजलि ने किसकी रचना की? महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य किस पर आधारित है? तो अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी पर आधारित है, बस इतना ही लिख देना है। पतंजलि महाभाष्य अष्टाध्यायी, बस इतना नोट कीजिए। आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, आपको पढ़ने पर यह समझ में आना चाहिए कि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, उसके बाद अष्टाध्यायी पर आधारित है। ओके, चलिए। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना, ऐतिहासिक जो महत्व है उसका प्रथम ग्रंथ की रचना क्या की? दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की रचना की, बस। तो इतना आप लिख करके बाणभट्ट हर्षचरित की रचना की। इस तरह से आपका ये दरबारी कवि था किसका? हर्ष का। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य ने लिखी मौर्यकालिक राज व्यवस्था का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर लिखना है कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य लिखिए, चाणक्य लिखिए। इसमें अर्थशास्त्र और क्या है? मौर्यकालिक राज व्यवस्था। कौन सी का? तो मौर्यों का। देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि अभी तो पूछता है कि हाँ अर्थशास्त्र किसने लिखा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सेटर क्या है कि अभी आपको पूछ देगा कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है, अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है। अब आप वहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब आप इकोनॉमिक्स समझ जाइए कि हाँ यह इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमी का है, ठीक है। धन का लेने देने का इसमें चर्चा है नहीं, राज व्यवस्था का चर्चा है। राज व्यवस्था यानी राजनीति से संबंधित जो राज व्यवस्था थी वहाँ की, उसकी चर्चा आपको कहाँ पर है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाक्पति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी। वाक्पति कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित, मैंने देखिए कन्नौज के राजा कौन सा? यशोवर्मन थे। कन्नौज के राजा कौन थे? यशोवर्मन। कन्नौज का राजा यशोवर्मन थे। कन्नौज के राजा कौन थे? यशोवर्मन थे। तो इन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित वाक्पति ने गौरवह नामक पुस्तक लिखी। गौरवह किसने लिखा? यहाँ किसने लिखा? वाक्पति ने। यह बस इतना लिखना है। कन्नौज का राजा कौन सा था? यशोवर्मन, उसी पर आधारित था। कौन सा? गौरवह वाक्पति ने इसको लिखा। ओके, चलिए। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे हेमचंद का कुमार पालचरित,
न्याय चंद्र का, हम्मीर काव्य, पदम गुप्त का, 9 शाह सांक चरित, बिल्लाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदिकलम्बक्कम पल्लव शासक नंदी वर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। देखिए इसको जरूर देख लीजिए, नंदी वर्मन तृतीय से संबंधित है। क्लियर? तो इसको आप इतना आपको हो गया। अब इसके बाद अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग जाएंगे इसमें पुरातात्विक स्रोत में। तब तक हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें भारतीय प्राचीन इतिहास के जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? भारतीय प्राचीन जो है जानने का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? तो इसमें आपको प्रमुख स्रोत कौन कौन सा हो जाएगा? मुख्य स्रोत साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, कौन सा होगा? जवाब दीजिए। मुख्य स्रोत कौन कौन सा हो जाएगा? तो 1 नंबर क्या? साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। ओके, दूसरा, भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किन स्रोतों से किया जाता है? पुनर्निर्माण किन स्रोतों से किया जाता है? तो देखिए किन किन स्रोतों से हो जाएगा पुनर्निर्माण भारत के इतिहास का? तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत, विवरण या उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा पुनर्निर्माण? क्योंकि देखिए स्रोत से ही तो पुनर्निर्माण होता है। भारत के जो भारत का इतिहास कब बीत गया, लेकिन आज हम लोग उसको पुनर्निर्माण करके उसको हम पढ़ रहे हैं। तो यह किससे होता है पुनर्निर्माण? किस स्रोतों से होता है? तो क्या होता है? उपयुक्त सभी से। क्या इसी से पुनर्निर्माण हो गया? चलिए, साहित्यिक स्रोत का संबंध किससे है? साहित्यिक स्रोत का संबंध किससे है? जवाब दीजिए। शिलालेख से या ग्रंथ से, सिक्का से या मंदिर से? किससे है? साहित्यिक स्रोत का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपको ग्रंथ से हो जाएगा। क्लियर? साहित्यिक स्रोत का संबंध तो ग्रंथ से ही है ना, तो ग्रंथ से आपको हो जाएगा। चलिए, तो अब इसके आगे उससे संबंधित नहीं है, आगे हम लोग पढ़ते हैं तब फिर इस पर बात होगी। ओके, तो फिर अभी हम लोग पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? क्लियर? तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत में आपको सिक्के आएंगे, मृदभांड आएंगे, मूर्तियाँ आएंगे, ठीक है, अवशेष जो मंदिर वगैरह के अवशेष होते हैं वो सब जो आते हैं सो आएंगे, ठीक है। इसमें आभूषण भी आ जाते हैं। तो इसने सारे जितने भी है, ये सारे अभिलेख, सिक्के, ये सब मुहर जो है, ये सब इसमें है, पुरातात्विक स्रोत में है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपको आ गया होगा। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सा आएगा? आप खुद अपना दिमाग लगाते रहिए कि क्या होगा। अभिलेख, सिक्के, उसके बाद स्मारक,
मूर्ति मृदभांड और अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्ति, मृदभांड, चित्रकला, ठीक है, चित्रकला, आभूषण, चित्रकला, आभूषण। तो इतने जैसे नोट्स आप बना रहे हैं, नोट्स में आप इतना चीज़ आप उसमें लिख लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी आप इसको या कार्ड बनाइए, एक छोटा सा कार्ड बनाइए और कार्ड को जेब में रखिए। जब भी आपको दिमाग खाली रहे, चाहे कुछ ऐसा इधर उधर बैठे रहें, तुरंत कार्ड निकाल करके उसको देखिए और उसमें आपको रिवाइज हो जाएगा कि हाँ आपका क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत में इतने सारे चीज़ हैं। अब नेक्स्ट है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो इसको या तो सब पूरा नाम लिख लीजिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ये पुरातात्विक जो स्रोत है उसका जनक, शास्त्र का पितामह कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का। भारत के जो है कनिंघम जो है ये पितामह कहे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। कुछ शब्दावली है। अभिलेख जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। यानी अभिलेख किसको कहा जाता है? अभिलेख किसको कहा जाता है? यानी किसी भी चीज़ पर लिखा हुआ हो, मुहर हो, प्रस्तर स्तंभ हो, स्तूप हो, चट्टान हो, ताम्रपत्र हो, पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। यानी अभिलेख जो है, अभिलेख अभी हम लोग चर्चा किए थे ना, अभिलेख, सिक्का, स्मारक, मूर्ति, मृदभांड, चित्रकला, आभूषण, भौतिक जो चीज़ मिलता है वो। तो जिस भी चीज़ पर आपको अगर लिखा हुआ हो तो लिखा हुआ चीज़ को क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। ओके, अब लिखा हुआ चीज़ को अभिलेख बोलेंगे। अभिलेख जो लिखा हुआ चीज़ है, किसी भी चीज़ पर हो, किसी भी वस्तु पर लिखा हुआ हो, यानी किसी भी वस्तु पर, अगर किसी भी वस्तु पर लिखा हुआ हो तो क्या होते हैं? वह अभिलेख हो जाएगा। वह अभिलेख कहाँ कहाँ लिखा होना चाहिए? कहीं भी हो, मूर्ति पर हो, सिक्का पर हो, मंदिर पर हो, ठीक है, ताम्रपत्र पे हो, किसी भी चीज़ पर लिखा हुआ है तो आपको वह अभिलेख कहला जाएगा। क्लियर? अब देखिए एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। यानी अभिलेख का जो अध्ययन करते हैं, इसके अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी किसको? अध्ययन को, अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं। तो अभिलेख कहाँ पर होगा? अभिलेख किसको बोलेंगे? ये जानकारी हो गया। और अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एपिग्राफी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र एपियोग्राफी कहते हैं। देखिए क्या है ये प्राचीन तिथि। देखिए किसी भी अभिलेख हो या प्राचीन दस्तावेज हो, उसको प्राचीन तिथि अगर को अध्ययन करना है, अगर प्राचीन तिथि का अध्ययन होता है तो पैलियोग्राफी हो गया। प्राचीन तिथि का अध्ययन होगा तो पैलियोग्राफी। क्लियर? प्राचीन तिथि का अध्ययन करना है, प्राचीन तिथि का अध्ययन होता है तो यह पैलियोग्राफी हो जाएगा। अगर अभिलेख का अध्ययन होता है तो एपिग्राफी हो जाएगा। क्लियर? तो इसको आपको दिमाग में रखना है। तो यह आपको पुरातात्विक जो स्रोत है। अब नेक्स्ट है
पुरातात्विक स्रोत में हम लोग जो अभिलेख के बारे में कुछ चीज़ था, अभिलेख से संबंधित, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अभिलेख क्या है। किसी भी वस्तु पर लिखा हुआ चीज़ है, बस लिखा हुआ है तो वह अभिलेख हो गया। अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पेलियोग्राफी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। न्यूमेस्टिक्स क्या है? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन, देखिए सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या बोलेंगे? पेलियोग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सिक्का के बारे में। अब देखिए सिक्का है भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क। प्राचीन सिक्के को क्या बोलते हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के। देखिए प्राचीन सिक्के को क्या बोलेंगे? प्राचीन सिक्का को क्या बोलते हैं? पंचमार्क या आहत सिक्के। क्लियर? इसको आप नोट कीजिए। नोट्स में आप इतना ही नोट में लिखना है। सिक्का लिख करके आपको अध्ययन लिखना है न्यूमेटिक्स, और उसके बाद लिखना है सिक्का, प्राचीन सिक्का, पंचमार्क, आहत सिक्का। बस इतना ही लिखना है, तो पूरा राम कहानी नहीं लिखना है। ठीक है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स आपका इस तरह का बना होना चाहिए, उस नोट्स को केवल आप ही पढ़ें। अगर आपका नोट्स किसी दूसरा पढ़ लिया, इसका मतलब वह नोट्स नहीं है, वह राम कहानी है। क्लियर? चलिए साहित्य में इन सिक्कों को कासापन कहा गया है। कारसापन किसमें कहा गया है? तो इसमें साहित्य में। साहित्य यहां लिख दीजिएगा, साहित्य। बस साहित्य लिख करके ऐसे कारसापन हो गया। तो साहित्य में इसको क्या कहा गया है? तो कारसापन कहा गया है। और पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत या पंचमार्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। देखिए पुराने सिक्के कौन सी के बनते थे? पुराने सिक्के। ठीक है, कौन सी के बनते थे? तो सोना, चांदी, तांबा, शीशा। चार, सोना, चांदी, तांबा, शीशा। यानी पुराने सिक्के जो बने हैं, वो पुराने सिक्के किन किन से चीज़ के बने हैं? तो सोना, चांदी, तांबा, शीशा। इस चीज़ का बना हुआ है पुराना सिक्का जो भी है। तो चार ही है, लोहा का तो उस समय आविष्कार हुआ था नहीं, खोज हुआ था नहीं। तो आपको सोना, चांदी, तांबा, शीशा। क्लियर? पुराना सिक्का कौन सी का बना है? सोना, चांदी, तांबा, शीशा।
और सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिक्के के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्लियर? और प्राचीन सिक्का को पंचमार्क, आहत सिक्का, और साहित्य में इसको क्या बोलते हैं? कारसापन, कारसापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए, आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं देवताओं का नाम तिथियां उल्लेखित होने लगा। देखिए, जब प्रारंभिक सिक्का होता था, शुरुआत में सिक्का में क्या बोलते थे? प्रारंभिक सिक्का, प्रारंभिक सिक्का पर क्या होता था? प्रतीक होता था, प्रतीक। ठीक है, यानी प्रारंभिक जो सिक्का होता था उस पर क्या मिलता था? केवल प्रतीक चिन्ह होता था। तो प्रतीक चिन्ह हो गया, तो यहाँ प्रतीक लिख दीजिए, हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर बाद में लिख दीजिए, नहीं तो नहीं भी लिखिए तो सीधा इसे डैश दे करके यहाँ लिखिए राजाओं का नाम तिथि, माने आने लगा। शुरू में क्या था? प्रतीक, और बाद में उसमें राजाओं का नाम और तिथि उस पर लिखाना चालू हो गया। क्लियर? देखिए, सोने के सिक्के, लिखित सिक्के, सोने के लिखित सिक्के। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक सोना का अलिखित सिक्का भी हो सकता है। क्लियर? जिससे प्रतीक हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन जिस पर कुछ लिखा नहीं हो। लेकिन सोने का लिखित सिक्का कुषाण राजाओं ने जारी किया। सोने का लिखित सिक्का, सोने का लिखित सिक्का क्या है? कुषाण राजाओं ने, यानी राजा नहीं लिखिए, कुषाण दे दीजिए, हो गया। कुषाण ने सोने का लिखित सिक्का जो है वह सोने का लिखित सिक्का किसने जारी किया? सबसे पहले तो कुषाण राजाओं ने जारी किया सोने का लिखित सिक्का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों ने, देखिए गुप्त शासकों, सोने के सिक्के पर ही बात चल रहा है, तो गुप्त शासक सबसे ज्यादा सोने का सिक्का, सबसे ज्यादा गुप्त शासक, बस इतना लिख देना है एक ही लाइन में आपका। सोने का लिखित सिक्का कुषाण, सोने का ज्यादा सिक्का गुप्त शासक। क्लियर? तो यानी सोने का अधिक से अधिक अगर सिक्का, सबसे ज्यादा सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त शासक ने, और सोने का लिखित सिक्का तो कुषाण ने। ओके, प्रारंभिक सिक्का पर क्या होता था? प्रतीक होता था, बाद में उस पर राजा का नाम तिथि आने लगा। और सोने के सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? द न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, चलिए, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक। देखिए, रूपक, दिनार, बीना बजाते हुए, और सबसे अधिक तो गुप्त वाला हो ही गया। सबसे अधिक गुप्त शासक, तो गुप्त शासक में कौन था? समुद्रगुप्त था, तो बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त यहाँ लिख दीजिएगा। समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए, क्या हो गया? बीना बजाते हुए, बीना बजाते हुए, समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए, समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए। और सातवाहन शीशे के सिक्के, सातवाहन शीशे के सिक्के, सातवाहन आपको क्या हो जाएगा? शीशे के सिक्के, शीशे हो गया। ठीक है, शीशा हो गया, सातवाहन शीशा का सिक्का। और गुप्त काल में स्वर्ण को दिनार
और चांदी को रूपक। गुप्त काल में, गुप्त काल, गुप्त काल, आपका गुप्त काल आप यहीं पर लिख सकते हैं, इसको हटाइए, यहीं पर लिखिए गुप्त काल। गुप्त काल में स्वर्ण को दिनार और चांदी को रूपक। क्लियर? दिनार और चांदी को रूपक। तो इतने जो है, चांदी को रूपक और इसको दिनार, तो इतने चीज़ है जो इस जो आपको दिख रहा है, इसको आपको नोट्स में रखना है और इसके बारे में हर समय दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आज पढ़ लिए फिर बात खत्म हो गया, फिर जब ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना क्वेश्चन तब हमको याद रहेगा, तो ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन देख करके जो आंसर मारने वाले होते हैं वो आपको आउट ऑफ दिमाग हो जाएगा, दिमाग में उतना आएगा नहीं, कन्फ्यूजन आ जाएगा, लास्ट में आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा और तैयारी करते रह जाइएगा 10 साल तक। क्लियर? इसलिए आपको अगर एक जल्दी से जल्दी जॉब पकड़ना है, जल्दी से जल्दी किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो आपको एक थोरोली आपको यह दिमाग में इतना ही तो रखना है, और क्या रखना है, इतना रखना है। फिर क्वेश्चन आंसर होगा उसमें से आपको रखना है, तो आपको रखते रहना है दिमाग जब तक निकल ना जाए कोई भी एग्जाम। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स, सिक्का प्राचीन पंचमार्क आहत सिक्का, उसका साहित्य में कारसापन, पुराना सिक्का कितना, सोना चांदी तांबा सीसा, पुराना सिक्का हो गया। आरंभिक सिक्का में प्रतीक होता था, बाद में राजा का नाम और तिथि आने लगा। और सोना का लिखित सिक्का, सोने का लिखित सिक्का कुषाण हो गया, सबसे ज़्यादा सिक्का गुप्त काल में हो गया। क्लियर? समुद्रगुप्त बिना बजाते हुए हो गया। क्लियर? गुप्त काल में ही सोना का सिक्का को दिनार, चांदी के सिक्का को रूपक, उसके बाद शीशे का सिक्का सातवाहन वंश हो गया। ओके, क्लियर ना? तो आप यह सिक्के का आपको एक कंसेप्ट निकल के आगे आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख, 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 अभिलेख। अभिलेख, तो अभिलेख कहते किसको है? तो किसी भी चीज़ पर लिखा हुआ, किसी भी चीज़ जो पहले हम लोग स्लाइड में देखे हैं कि किसी भी चीज़ पर लिखा हुआ है, शीशा पर हो, आपका मूर्ति पर हो, स्मारक पर हो, ठीक है, कहीं भी लिखा हुआ है तो आपको वह अभिलेख कहलाएगा। क्लियर ना? तो अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी, एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी। और एक और था, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी और पेलियोग्राफी, जो प्राचीन तिथि का अध्ययन करना हो, प्राचीन तिथि का अध्ययन करना हो तो उसको बोलेंगे पेलियोग्राफी। क्लियर? चलिए अभिलेख, तो अभिलेख के बारे में आपको यहाँ दिख रहा है कि अभिलेख क्या है। अभिलेख मुहरों, अभिलेख, अभिलेख क्या है? मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर के दीवारों, ईंटों, मूर्तियों पर भी मिलते हैं। बस इसके बारे में जान गए हैं, इसको तो जानना ही नहीं है कि हाँ अभिलेख कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में है। तो अब इसको लिखना है, अब इसमें लिखना है सबसे अधिक। पहले तो एपियोग्राफी लिख लीजिए, एपियोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर मैसूर संग्रहालय, मैसूर संग्रहालय, ठीक है। संग्रहालय सबसे अधिक, बस इतना ही, सबसे अधिक, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मैसूर संग्रहालय सबसे अधिक, यानी मैसूर संग्रहालय में सबसे अधिक अभिलेख संग्रहित रखा हुआ है। क्लियर? मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन
इनक्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। देखिए, जो मौर्य है, मौर्योत्तर है, गुप्त काल का, ये जो आपको अधिकांश अभिलेख जो है कहाँ है? कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में है। तो यह ग्रंथ जो है इसका आपको कार्पस, कम से कम कार्पस तो याद रहना चाहिए, कार्पस आपको याद रहना चाहिए, कार्पस, ठीक है। यह ग्रंथ कार्पस याद रहेगा शुरू का, और इसमें लिखिएगा गुप्तोत्तर मौर्योत्तर और गुप्त काल, मौर्योत्तर और गुप्त काल, मौर्योत्तर गुप्त काल, ठीक है। कार्पस नामक ग्रंथ, बस इतना लिख देना है कि मौर्योत्तर और गुप्त काल का जो है अभिलेख, जो है अधिकांश अभिलेख कहाँ मिलेंगे? तो वह कार्पस नामक ग्रंथ में मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, अभिलेख में कौन कौन सा लिपि अब लिपि से संबंधित है। पहले आप ये देख लीजिए कि यह अभिलेख एपियोग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को एपियोग्राफी, और सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ रखा हुआ है? तो मैसूर के संग्रहालय में। उसका गुप्त, मौर्योत्तर और गुप्त के अधिकांश जो है अभिलेख कहाँ पर मिलेंगे? किस ग्रंथ में? तो कार्पस ग्रंथ में आपको यह मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि लिपि, ठीक है, लिपि यानी कौन कौन सा लिपि में यह लिखा हुआ है। चलिए देखिए, प्राकृत लिपि, ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी और माइक लिपि, 4 लिपि हो गए। तो चारों लिपि का प्राकृत, खरोष्टी, ब्राही, खरोष्टी, और अरमाइक, यूनानी एवं अरमाइक, हो गया। तो लिपि कै गो यूज हुआ? लिपि 4 हो गया, प्राकृत, ब्राही, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमाइक। ओके, ब्राही, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमाइक, प्राकृत, ब्राही, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमाइक, 4 लिपि है। वह चारों लिपि आपको किस में आया काम? अभिलेख में काम आया है। तो अभिलेख के लिपि लिखने में कितने हैं? तो कितने आए हैं? 4 है, 4 आया है, प्राकृत, ब्राही, खरोष्टी, यूनानी एवं अरमाइक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। आरंभिक क्या है? आरंभिक। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अब आपको यहाँ पर आरंभिक लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है? आरंभिक, बस इतना ही। आरंभिक प्राकृत लिपि में लिखा हुआ है। ब्राही लिपि में अशोक के शिलालेख ब्राही लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं, ये अशोक लिख दीजिए, और बाएं से दाएं, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ब्राही लिपि के नीचे अशोक लिखना है, प्राकृत लिपि के नीचे आरंभिक लिखना है, और ब्राही लिपि के नीचे अशोक और बाएं से दाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट, खरोष्टी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं हैं। चलिए, तो यह अब यह है दाएं से बाएं। यहाँ पर लिख दीजिए अशोक और दाएं से बाएं। तो अशोक का खरोष्टी लिपि में अशोक का हो गया और दाएं से बाएं हो गया। ब्राही लिपि बाएं से दाएं हो गया, यानी ब्राही से बाएं, खरोष्टी तो दाएं से बाएं। अब यूनानी और माइक लिपि, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का वर्णन है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान,
देखिए ये भी अशोक ही है, ये भी अशोक, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, यह दो चीज़ आपको किस में आ जाएगा, यूनानी एवं अरमाइक लिपि में। यानी यूनानी एवं अरमाइक लिपि का समझ में आ रहा है कि नहीं, यूनानी एवं अरमाइक लिपि का जो वर्णन है वह कहाँ है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में है। खरोष्टी अशोक के दाएं से बाएं हैं और ब्राही अशोक के बाएं से दाएं हैं। और प्रारंभिक जो है, जो प्रारंभिक जो प्राकृत भाषा लिखा हुआ है वो कहाँ का लिखा हुआ है, प्रारंभिक जो शिलालेख है उसमें प्राकृत भाषा लिखा हुआ है। चलिए तो अब देखते हैं आगे क्या है। चौदहवीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिले हैं। अच्छा ठीक है, तो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख, यानी फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख, माने किसको मिला था, फिरोज शाह तुगलक को मिला था, फिरोज शाह तुगलक को मिला था। फिरोज शाह तुगलक को क्या मिला था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को क्या मिला था, तो अशोक का शिलालेख मिला था, अशोक का शिलालेख अशोक का शिलालेख मिला था। तो वह कहाँ मिला था, मेरठ में और टोपरा में, मेरठ और टोपरा में। ये कहाँ मिला था, मेरठ और टोपरा, मेरठ और टोपरा में, मेरठ और टोपरा में मिला था। तो मेरठ कहाँ है, तो मेरठ तो उत्तर प्रदेश में, टोपरा हरियाणा में है। तो मेरठ किसको मिला था, तो फिरोज शाह तुगलक को मिला था। किसका अभिलेख, अशोक का अभिलेख, किसका अभिलेख, अशोक का अभिलेख, और कहाँ का था, मेरठ और टोपरा का था। लेकिन मिला जिन्हें दिल्ली लाया गया, जिन्हें कहाँ पर लाया गया, ये चीज़ कहाँ पर रखा हुआ है, ये चीज़ जो दोनों मिला, ये दोनों चीज़ कहाँ रखा हुआ है, तो दिल्ली में रखा हुआ है, दिल्ली में रखा हुआ है। क्लियर। तो आपको देख लिए कि फिरोज शाह तुगलक को मेरठ और टोपरा में मिले थे कौन सा अभिलेख, अशोक के शिलालेख। कौन सा शिलालेख, अशोक के दो शिलालेख मिले थे जो सो दिल्ली में लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेख की ब्राही लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। देखिए जेम्स प्रिंसेप तो जेम्स प्रिंसेप ने ही इन जो आप जो 1837 में इसको लाया कब गया था, 14वीं सदी में लाया कब गया था, 14वीं सदी, फिरोज शाह तुगलक को मिला था या 14वीं सदी में यह मिला था, ठीक है। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को 1837 में लाया, पढ़ा इसमें, और क्या पढ़ा, ब्राही लिपि था यह, इन्होंने पढ़ा इस पर, ठीक है। तो यह अभिलेख के बारे में बहुत कुछ ऐसे टूरी पॉइंट है जो आपके नोट्स में होना चाहिए। और इसमें क्या है, तो अभिलेख एपियोग्राफी, उसका सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ पर, मैसूर में। उसके बाद गुप्त मौर्योत्तर और गुप्त का अभिलेख कार्पस ग्रंथ में, उसके आगे भी है कुछ, तो कार्पर याद रहेगा तो उससे आपका याद हो जाएगा। उसके बाद अभिलेख का वहाँ तक तो निश्चित हो गया। फिर अब लिपि में आ जाइए, उससे आगे भी है कुछ, उसके आगे नहीं है, अब लिपि में आ जाइए। तो लिपि में प्राकृत लिपि, ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक, यूनानी या अरमाइक। अब प्राकृत है जो आरंभिक जो अभिलेख मिलते थे उसमें हो गया। और ब्राही लिपि जो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का लिपि है, उसमें अशोक का शिलालेख मिलता है जो बाएं से दाएं हो गया। उसके बाद खरोष्टी
अशोक का ही है, जो दाएं से बाएं हो गया। यूनानी अरमाइक अशोक का ही है, लिखा मैंने मिलता है उसी बात अति में लिपि में, जो आपको पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में हो गया। क्लियर। और पॉइंट छूट रहा है। देखिए जैसे ही अभिलेख आएगा आपका सारा जो उसमें का सिस्टम है वो आपको अपने आप याद होते रहना चाहिए। एक छूट रहा है जो फिरोज शाह तुगलक वाला मैटर। फिरोज शाह तुगलक यह 14वीं सदी में क्या है, मेरठ और टोपरा यहाँ पर मिला था अशोक का शिलालेख, जिसको कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। क्लियर। यह 14वीं सदी की बात है। फिर उसमें से और क्या बच गया, तो और बच गया जेम्स प्रिंसेप, जो 1837 में इस शिलालेख को पढ़ा जो ब्राह्मी लिपि में था, और ब्राह्मी लिपि उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मी लिपि में है। तो देखिए बहुत सारा चीज़ पढ़ने से अच्छा है, बहुत सारा चीज़ मान के चलिए कि आपको अभिलेख के बारे में और भी किताब में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा, बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो बहुत सारा जानकारी लेने से अच्छा है कम जानकारी हो लेकिन याद हो। आप बहुत सारा जानकारी ले ही लीजिएगा, बहुत सारा इकट्ठा कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, लिख लिख के पूरा फेयर करके जमा कर लीजिएगा, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए हम 5 ही पढ़ें, कम ही पढ़ें, लेकिन दिमाग में आना चाहिए। अगर यह 5 आपके दिमाग में आ गया, यह इतना जो है यह दिमाग में आ गया, तो जब दिमाग में आ गया, बार बार दिमाग में आ गया, तब हम आगे और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास दिमाग में कुछ है ही नहीं, अब पूरा ग्रंथ उलट करके अभिलेख के बारे में पढ़ लिए, सिक्का के बारे में पढ़ लिए, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर वनडे एग्ज़ाम अगर निकालना है तो क्राउन का जो जीके है यह आपके लिए रामबाण होगा। एक एक लाइन करके इस जीके को, इस किताब को पढ़ जाइए। इतना मोटा किताब है, कोई बड़ी बात है नहीं। आप पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं, 10 किताब पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक किताब को पढ़ जाइए। आपका निश्चित है कि वह जो वनडे एग्ज़ाम का पीटी है वह आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक। महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त यह गुप्त वंश का था, ठीक है। समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त यह गुप्त वंश का था। तो गुप्त वंश में आ जाएगा आपको गुप्त में। ऐसे गुप्त वंश का बहुत और सब भी है, लेकिन सब याद अभी नहीं कीजिए। अभी आपको जो पॉइंट वाइज है उसी को याद करिए, धीरे धीरे और याद हो जाएगा, और याद करना है। तो ठीक, इसको पहले आप गुप्त वंश के 2 है, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त एंड स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में और कुछ हम लोग पढ़ाई कर लिए थे पीछे, कहाँ, किस में, अभिलेख में पढ़े हैं या सिक्का में पढ़े हैं, याद कीजिए। तो कहाँ पर पढ़े थे, सिक्का पर पढ़े थे। सिक्का जिस पर बिना बजाते हुए सिक्का पर समुद्रगुप्त का फोटो है। क्लियर। चलिए सिक्का का जो है कुछ और रिवीजन कर लीजिए। सिक्का जो प्रारंभिक जो कासारपन और प्रारंभिक सिक्के को, प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का, ठीक है, आहत सिक्का, पंचमार्क और याद कीजिए, सिक्का के बारे में याद कीजिए, रिवाइज कर लीजिए सिक्का के बारे में कि पंचमार्क, आहत सिक्का, कासारपन और सबसे ज़्यादा सिक्का जो है लिखित सिक्का, लिखित जो शीशे का सिक्का था, लिखित जो आरंभिक सोने का लिखित सिक्का कुषाण वंश, ठीक है, कुषाण वंश सबसे अधिक, गुप्त वंश, ठीक है, हो गया। शीशे का सिक्का सातवाहन वंश। चलिए आगे चलिए। तो महत्वपूर्ण अभिलेख जो है वह समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यह प्रयाग प्रशस्ति, स्कंदगुप्त या भीतरी स्तंभ लेख। यह कहाँ है, इलाहाबाद में, प्रयाग में है,
प्रयाग में है। ये कहाँ है? गाजीपुर में है, गाजीपुर में है। यह कहाँ है? गाजीपुर में है। तो आपके पास 2 हो गया, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति और स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख। क्लियर? भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख कहाँ हो गया? तो गाजीपुर में। और जो प्रयाग प्रशस्ति क्या हो गया? इलाहाबाद प्रयाग में ही है। चलिए, रुद्रदामन। रुद्रदामन शक वंश के है रुद्रदामन, या जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में। रुद्रदामन जो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात में। क्लियर? तो रुद्रदामन आपको ये शक का हो जाएगा, शक। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में, गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। चलिए, खारवेल, खारवेल, खारवेल कलिंग, ये हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल कलिंग, खारवेल कलिंग, कलिंग वंश, कलिंग, कलिंग वंश हो गया, कलिंग, कलिंग खारवेल, खारवेल, यह हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। यह क्या है? खारवेल कलिंग हो गया, कलिंग वंश का। देखिए, एक गुप्त वंश का पढ़े थे, शक वंश, कलिंग वंश। शक में रुद्रदामन, शक में रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। गुप्त में 2 शासक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख गाजीपुर। क्लियर? शक, शक, शक में रुद्रदामन, शक में रुद्रदामन, शक में रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख कहाँ? गुजरात। और कलिंग में खारवेल हाथी गुम्फा उड़ीसा। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं पुलकेशिन चालुक्य वंश, चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश, तो पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख। ये शायद लगता है मध्य प्रदेश में है, सर्च कर लीजिएगा ऐहोल अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में हो सकता है मे भी। तो चालुक्य वंश, पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 6 में प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश में, प्रतिहार वंश में राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति, राजा भोज ग्वालियर, ग्वालियर प्रशस्ति। तो प्रतिहार, प्रतिहार राजा भोज हो जाएगा, प्रतिहार वंश राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति। विजय सेन देवपारा, विजय सेन देवपारा, विजय सेन देवपारा। क्लियर? अब हर्षवर्धन, 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 यशोवर्धन और सातवाहन, हर्षवर्धन, यशोवर्धन, सातवाहन। जैसे हर्षवर्धन में, हर्षवर्धन मधुबन बांसखेड़ा अभिलेख है, मधुबन बांसखेड़ा, हर्षवर्धन मधुबन, हर्षवर्धन मधुबन, याद हो जाएगा। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन मधुबन, हर्षवर्धन मधुबन, यशोवर्मन मंदसौर, यशोवर्मन, यशोधर्मन, यशोधर्मन मंदसौर, यशोधर्मन मंदसौर। ओके, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री नासिक, गौतमी बलश्री नासिक। तो इतने सारे आपको अभिलेख थे, जिस अभिलेख को एक दिन में आप याद तो कर नहीं सकते हैं, इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जब तक रिवाइज करते रहिए जिससे कि आपको वह एक एक करके याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या है।
रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन जो है यह रुद्रदामन, रुद्रदामन। चलिए रुद्रदामन के बारे में क्या हम लोग देखे थे? रुद्रदामन, रुद्रदामन कौन सा वंश का था, याद है कि नहीं? रुद्रदामन कौन सा वंश का था? शक वंश का। तो शक वंश का कहाँ था? जूनागढ़ अभिलेख कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात में था यह रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, कहाँ? गुजरात में। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। देखिए संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख जूनागढ़, जूनागढ़ संस्कृत भाषा का प्रथम, क्लियर? संस्कृत भाषा का प्रथम, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। एहोल अभिलेख जो है उसके दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय ये कौन सा वंश था? चालुक्य वंश, चालुक्य वंश ही रहा होगा। पुलकेशिन द्वितीय, हाँ चालुक्य वंश, चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसका रचयिता कौन है? रवि, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन है गया? रवि कीर्ति आपको उसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि था जिसने इस अभिलेख को एहोल अभिलेख को उन्होंने लिखा था। अशोक के प्रयाग स्तंभ में कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। कारुबाकी और तीवर, कारुबाकी और तीवर का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ में, प्रयाग स्तंभ लेख में। प्रयाग स्तंभ लेख में आपको क्या मिलता है? तो कारुबाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। संधि विग्रह, प्रयाग प्रशस्ति जो अभी हम लोग पढ़े समुद्रगुप्त का, संधि विग्रह हरिसेन ने किया था। कौन किया था? हरिसेन ने किया था। कौन किया था? हरिसेन। हरिसेन यानी आपको अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात करें, पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है वह कौन है? रवि कीर्ति। और अशोक का जो है, अशोक का प्रयाग स्तंभ कारुबाकी तीवर है, मैंने इसके समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, याद रखना है। चलिए भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। देखिए भानुगुप्त के एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, भानुगुप्त के एरन अभिलेख, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी, गोपराज ये भी याद रखना है, गोपराज नामक सैनिक। और एरन अभिलेख में सर्वप्रथम किसका? सती प्रथा का आपको उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के अभिलेख में, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख में क्या मिलता है? सती प्रथा का आपको मिलता है। सती प्रथा का आपको क्या? भानुगुप्त में, भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख है उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। देखिए यह किसको संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था? तो समुद्रगुप्त द्वितीय को समुद्र पृथ्वी को जीतना था। यह कहाँ पर मिलता है? तो उदयगिरी के गुहा लेख में, उदयगिरी के जो गुहा लेख है उसमें समुद्रगुप्त का जो उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। शरतकालीन सूर्य की तरह कहाँ बताया गया है? कुमारगुप्त को बताया गया है। कहाँ? तुमुन अभिलेख में। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख है। स्कंदगुप्त के जो भीतरी अभिलेख जो है, स्कंदगुप्त के जो भीतरी अभिलेख है जो कहाँ पर है?
भीतरी अभिलेख गाजीपुर में, हाँ गाजीपुर में है, भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्ता, उसमें हुनों का क्या है, हुनों का आक्रमण का चर्चा किया गया है, हुनों का आक्रमण का चर्चा किया गया है। ओके। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जननेंद्र कहा गया है। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को, यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। समुद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में है। समुद्रगुप्त द्वितीय के जो विजय है, विजय से संबंधित जो अभिलेख है वह मेहरौली अभिलेख जो दिल्ली में है, मेहरौली में लौह स्तंभ पर यह विजय का वर्णन किया गया है। ठीक है, ओके। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा। आपको हम यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम विदेशी अभिलेख की चर्चा करेंगे। विदेशी अभिलेख आपको इसमें और कुछ बुक है, लेखक है, रचना है, बुक है, इसको ख़त्म करके आगे हम लोग आदिम मानव में एंट्री करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।